प्रश्न पत्र संकेतांक 822 DX के प्रश्नों को हल करेंगे। आप जानते हैं कि प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होता है और प्रश्न पत्र हमारा 2 खंडों में विभक्त होता है, जिसमें खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय जिनको OMR में उत्तर देना होता है और खंड बा में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अब हम देखते हैं खंड आ के प्रश्नों को। खंड आ में हमारा दिया है, खंड आ का पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 17/2 की घात 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव के बाद समाप्त होगा। यदि इसको हम सरल करके देखें तो 17/2 की घात 2, यदि 5 की घात 2 बनाएं तो हम अंश और हर दोनों में 5 से गुणा कर लें तो बन जाएगा 17/85/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 यानी 2 गुणे 5 की घात 2। तो इस प्रकार से 85/10 का स्क्वायर 100, 85/100 यानी 0.85। तो देख रहे हैं प्रश्न कह रहा था दशमलव स्थान के बाद कितने में समाप्त होगा, तो दशमलव के देख रहे हैं 2 अंक के बाद समाप्त होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु -3 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी यदि पूछता है तो वो सदैव भुज का मान होगा। तो y अक्ष से दूरी यानी -3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 में संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो यदि हम 144 के गुणनखंड कर लें तो देखेंगे 144 के गुणनखंड करते हैं तो 144 के गुणनखंड मिलेंगे। देखिए 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 18 दुनाई 36, फिर 18 के भी करेंगे तो 2 नई 18। तो इस प्रकार से खंड मिलते हैं 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, घातों को जोड़ेंगे तो 4 + 2 = 6, घातों का योग 6 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, चौथे प्रश्न में कह रहा दिया गया लासा 132,288 इक्वल टू 3168, तो मासा 132,288 होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं, मासा इक्वल टू होता है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे लासा। देख रहे हैं पहला व्यंजक हमारा 132 है, दूसरा व्यंजक 288 है, बटे लासा इनका दिया है 3168। तो यदि इसको हम सरल कर लें तो यदि इसको हम 8 से काटें तो 8 त्रिक 24, 8 छंग 48 और हर को भी कैंसिल करेंगे तो 8 त्रिक 24 और 7 76 हो गया, 8 9 72, 4 76 48, 8 छंग 48। अब यदि इसको हम 3 से और कैंसिल कर दें, 3 एकम 3, 3 दुनाई 6 और 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 दुनाई 6, 132 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो इक्वल टू 12 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। तो किसी द्विघात समीकरण में यदि मूल समान है तो विविक्तिकर का मान 0 के बराबर होता है।
और कंपेयर करें, ए का मान देख रहे हैं 3 है और बी का मान -12 और सी का मान यम है। क्योंकि मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। और यदि इसको हम 0 कर दें, मान रख देते हैं, बी हमारा -12 दिया है, -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 है और सी का मान यम है इक्वल टू 0। तो -12 का स्क्वायर 144 -4 से 12m इक्वल टू 0। इस प्रकार से 12m इक्वल टू 144 करेंगे तो यम इक्वल टू मिल जाएगा 144/12, 12 हम 144। तो इस प्रकार से यम का मान 12 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। तो समीकरण की यदि तुलना कर लें, a = 3 मिल जाएगा, b = -3 और c = 2। और मूलों का योगफल जानते हैं, मूलों के योगफल का सूत्र होता है, मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक -3 है और x² का गुणांक 5 है, तो 3/5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इसका ऑप्शन ए सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, क्या युगपत समीकरण का कोई हल नहीं है यदि लैम्ब्डा का मान होगा। तो कोई हल न होने का प्रतिबंध होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें यदि हम मान रख दें तो x a1 देख रहे हैं, x का गुणांक 1 है, तो 1/ दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, y के गुणांक देखें तो 2 और दूसरे में लैम्ब्डा डज नॉट इक्वल टू c1/c2 अर्थात 70/35। सरल कर लेंगे तो इस प्रकार से देख रहे हैं, लैम्ब्डा इक्वल टू 4, इनमें आपस में तिरछा गुणा कर देते हैं तो लैम्ब्डा का मान 4 मिल जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। फिर अगला प्रश्न है, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है तो A का मान होगा। तो देख रहे हैं A हमारा भुज यक्ष में है, तो यदि हम भुज का सूत्र लगाएं तो भुज यक्ष इक्वल टू होता है x1 + x2/2। x का मान देख रहे हैं a/8 दिया है, इक्वल टू x1 -4 + x2 5/2। सरल कर लें तो 5 - 4 1/2 और 2 से 8 कैंसिल कर देंगे तो 2 चौको 8। इस प्रकार से a बराबर 4 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC तो AP और PB का अनुपात होगा। तो देख रहे हैं त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC में हमारा PQ और BC का अनुपात दिया है, तो जबकि BC के समांतर PQ है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो PQ अनुपात BC इक्वल टू बनेगा AP अनुपात AB। मान रख दिया जाए, PQ है 1, PQ अनुपात BC, PQ अनुपात BC देख रहे हैं दिया है 1/3 यानी 1/3 AP। और AB को हम लिख सकते हैं AP + PB, AP +
पीबी, क्योंकि एपी और पीबी का ही अनुपात निकालना है, तिरछा गुणा कर दें तो एपी प्लस पीबी इक्वल टू मिल जाएगा 3AP। एपी एपी एक तरफ कर लें तो पीबी इक्वल टू 3AP माइनस एपी, 3AP से एपी घटाएंगे 2AP, और पूछ रहा है एपी और पीबी का अनुपात। तो एपी और पीबी यदि लिखते हैं तो हमारा एपी अनुपात पीबी इक्वल टू मिल जाएगा, इसमें अगर देखें एपी पीबी 1/2, यानी 1 और 2 का अनुपात होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल टू 6√3 सेमी, AC 12 सेंटीमीटर तथा BC 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B की माप होगी। तो देख रहे हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। यदि इसमें हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालें, सबसे बड़ी भुजा AC दी है, AC का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 मिल जाएगा। शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर देख रहे हैं 6√3 है तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मान रख दें 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36, 3 और 36 का गुणनफल 108 प्लस 36 144 मिल जाता है। इस प्रकार से देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर मिलता है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण यानी AC के सामने का कोण B समकोण होगा। समकोण देख रहे हैं ऑप्शन नंबर B पर दिया है, तो प्रश्न का ऑप्शन B सही है। फिर अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हम जानते हैं त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है, अर्थात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की संगत भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का होल स्क्वायर। इसी में मान रख दें तो क्षेत्रफल दिया है 16 और 25 के अनुपात में, 16-25 देख रहे हैं 4 और 5 का स्क्वायर है। संगत भुजाओं का अनुपात मिलेगा A1:A2 इक्वल टू 4:5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर B पर दिया है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न 12वें प्रश्न में कह रहा चित्र में AB 3 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा। तो चित्र में देख रहे हैं AB और AC का अनुपात अगर हम देखें तो AB AC का अनुपात 3/6 अर्थात 1/2, और BD अनुपात DC निकालें तो 2/4 देख रहे हैं, AB 1/2 के अनुपात में मिलता है। अब हमारे पास थ्योरम है यदि किसी कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा विभाजित हो जाती है तो फिर वो विभाजित करने वाली रेखा उस कोण की समद्विभाजक रेखा होगी, अर्थात जो पूछ रहा है कोण CAD का अनुपात होगा। तो BAD और CAD का अनुपात, क्योंकि दोनों AD कोण की अर्धक रेखा है तो इसलिए 1:1 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर B पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे अगले प्रश्न में दिया है साइन 31 अंश बटे कास 59 अंश का मान होगा। तो जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू कास 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 माइनस 31 अपान कास 59, 90 से 31 घटाएंगे तो 59 अंश मिल जाएगा। कास 59 बटे कास 59 काट के सरल कर लें बराबर 1 मिल जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो देख रहे हैं, अगर ए से देखें, क्योंकि ये 45 अंश है तो ये कोण भी 45 अंश मिल जाएगा, और कोण पी 60 अंश है तो अवनमन कोण ऊपर की तरफ देखें तो 30 अंश मिल जाएगा। तो ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप क्रमशः 45 और 30 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है यदि वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की परिधि जानते हैं 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr², दोनों बराबर हैं, बराबर कर देंगे, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2r = r², r भी एक कैंसिल कर दें, देख रहे हैं r का मान 2 मात्रक मिलता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है कि एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर 8 मीटर गुणे 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी। क्योंकि घनाभ से घन बनाए गए हैं इसलिए दोनों का आयतन समान होगा। पूछ रहा घनों की संख्या, तो घनों की संख्या बराबर मिलेगी, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन LBH अपान घन का आयतन, मान रख देते हैं 9 × 8 × 2 बटे घन की भुजा 2 है तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 कैंसिल कर दिए तो 9 दूनी 18, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो देख रहे हैं वर्ग अंतराल बारंबारता, इसका माध्य निकालना है। तो वर्ग अंतराल से अगर हम मध्यमान निकालें तो 0 से 10 का मध्यमान 5 मिल जाएगा, और इसके बाद 10 से 20 का अगर देखें तो 15 आ जाएगा, 20 से 30 के बीच 25 मिलेगा, और 30 से 40 के बीच देखें 35 आ जाएगा, 40 से 50 के बीच 45, और फिर इनकी देख रहे हैं बारंबारताएं 4 5 6 4 1। अब जानते हैं ये मध्यमान मिल गया बारंबारता, तो f × x का एक कॉलम और बना लें। 5 चौको 20, 15 पचे 75, 25 छक्का 150, 35 चौको 4 पंचे 20, 4 3 12, 2 14, 45, 1 का गुणनफल 45। अब इसका हम योग निकाल लें, सिग्मा fx मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 5 5 10, और 3 7 10, 5 15, 4 19, 19 4 23, 3 मिला, और 2 2 4, 430। बारंबारता का योग करेंगे, 4 5 9 6 15, 4 19 1 20, और समांतर माध्य x बार बराबर जानते हैं सिग्मा fx अपान सिग्मा f, मान रख दिया जाए 430/20, सरल कर लेंगे तो 2 दूनाई 4, 2 1 कम 2, तो 21.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 हैं तो माध्यिका होगी। जैसे माध्यिका का मान पूछ रहा है, हम फार्मूला जानते हैं, बहुलक बराबर होता है, इसका फार्मूला है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इस फार्मूले में मान रख देंगे, बहुलक दिया हुआ है 16 बराबर 3 गुणे माध्यिका
-2 गुणे माध्य, माध्य का मान 28 दिया है। तो इस प्रकार से देखें तो 16 और 28 दुनाई 56 लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे प्लस में मिल जाएगा इक्वल टू 3 गुणे माध्य का 56 और 16 जोड़ देते हैं। 56 6 62 10 72 और 72/3 ये हमारी माध्यिका मिली। सरल कर लिए 3 दुनाई 6 और 3 चौक 12। इस प्रकार से माध्यिका का मान 24 मिलता है जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग जानते हैं जिस पद की जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे अधिक बारंबारता 8 है जो कि वर्ग अंतराल 3 से 5 का है, इसलिए बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है 20वें प्रश्न में दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। तो देख रहे हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, तो इसमें एक कॉलम हम बनाएंगे संचयी बारंबारता का। तो पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती है, 4 है, संचयी बारंबारता भी 4 मिल जाएगी। तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। इसके बाद दूसरे वर्ग अंतराल में अगर देखें 5, तो ये 5 और 4 का योगफल करके लिख देंगे, 5 4 9, फिर 13 9 22 और 22 20 जोड़ेंगे 42 मिल जाएगा, 42 8 जोड़ेंगे तो 42 8 50। इस प्रकार से बारंबारताओं को अगर जोड़ा जाए तो इनका योग भी हमारा 50 ही आएगा। तो यही मान हो जाता है यन का। तो यन बराबर हो गया 50 के। अब हम n/2 निकालेंगे तो 50/2 सरल किए 25 मिल जाएगा। और 25 देखेंगे किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत पड़ता है, तो 25 देख रहे हैं 42 के अंतर्गत आएगा, इसलिए माध्यिका वर्ग 30 से 40 होगा। तो 30 से 40 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार से संकेतांक 822 dx के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद हमारा सेक्शन बी पार्ट भी दिया है जिसमें 50 अंकों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और इनको भी इसी प्रकार से हम हल करेंगे।